Everyone, welcome to the Civil Quest. So today we are going to discuss the chapter Making of the Constitution. तो अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेलिएंट फीचर्स, प्रेएम्बल ये देख लिया है. आज हम ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर देंगे. टुमारो वी विल रिवाइज सम अदर चैप्टर, okay, and we will try to do it every single day so that there is continuity and also we finish it on time. So first of all, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सबसे पहली बार इट वॉज पुट फोर्थ बाय M.N. रॉय इन 1934. व्हेन यू विल रीड मॉडर्न इंडिया, you will read about M.N. Roy and you will read that how he was responsible for the communist movement of India. So this is one fact. First time the demand was put by M.N. Roy. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कांग्रेस ने कब डिमांड किया? उसके एक साल बाद. ठीक है. 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. ये इन्होंने अपने 1939 के रेजोल्यूशन में आगे इसको रीट्रेट भी किया था. ऑलराइट. तो जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से सेशंस थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेशंस हैं और इन इम्पॉर्टेंट सेशंस को प्रिसाइड किसने किया, वो कहाँ हुए और उनमें क्या क्या की डिसीजंस लिए गए. तो ये भी इम्पॉर्टेंट सेशंस हम देखेंगे. फिर आया अगस्त ऑफर 1940 में. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया इस डिमांड को इन प्रिंसिपल. मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो ये मेंशन है तो आपकी छूटनी नहीं चाहिए. जो कुछ आपके बुक्स में दिया है, जनरली जो दिया रहता है एटलीस्ट वो तो आपको पता ही होना चाहिए. दूसरी चीज़, कभी कभी क्रोनोलॉजी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है. ओके. 1942 में क्या हुआ? सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, केम टू इंडिया with a draft proposal on framing an independent constitution to be adopted after World War II. ठीक है. ये मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट थे सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स. तो ये क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं इसे. 1942 में आया. इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, दो ऑटोनोमस स्टेट हो जाए और दोनों को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिले. ओके. फाइनली केम द कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन के मेंबर्स आर इम्पोर्टेंट. ओके. सो यू शुड नो द नेम्स ऑफ द मेंबर. सबसे पहले सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, वो 4 साल बाद कैबिनेट मिशन में भी थे. उसके बाद थे एक A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. ये आए 1946 मार्च 24 में और इन्होंने अपना कैबिनेट मिशन प्लान दिया 2 महीने बाद. ठीक है. इन्होंने बोला हम 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे, पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसा फॉर्मूला इन्होंने दिया, एक ऐसी स्कीम दी जो कि मोर और लेस मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल था. तो विच वी हैव सीन अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने जब पढ़ा था तो थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस किया था. फाइन. तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बैकग्राउंड. थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देख लिया. अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले इसको नवंबर 1946 में फॉर्मुलेट किया गया और आप ये भी याद रखना कि ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर आया. ठीक है. तो एज पर द प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इट वाज इनएक्टेड. इसमें टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें 296 थी ब्रिटिश इंडिया के लिए और 93 थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जो विच वर रॉयल स्टेट्स, जहाँ पे रूलर्स रूल कर रहे थे, रॉयल रूलर्स. तो 296 जो ब्रिटिश इंडिया की थी उसमें गवर्नर प्रोविंसेस से थी. ठीक है. कौन कौन सी प्रोविंसेस हैं गवर्नर की? मद्रास, बॉम्बे. देखो आप, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तो हम लोग देखते आए शुरू से कितने इंपॉर्टेंट है. यूपी, बिहार हर जगह घुस जाता है. अब सेंट्रल प्रोविंसेस जो कि अभी MP है वो किया गया. ठीक है. उसके अलावा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, उड़ीसा एंड असम. यहाँ से सीधे 292 सीट्स आई थी और 4 आई थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से. 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, हर से एक आई थी.
तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान ये थे। ठीक है। सीट्स कैसे थी? प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन। सीट्स इन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वर डिवाइडेड अमंग 3 कम्युनिटीज़। देखो आप, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो यही 3 कम्युनिटी में थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। फाइन। ईच कम्युनिटी was elected by the member of their own community in provincial legislative assembly, voting by proportional representation by means of single transferable vote। किस तरह से इलेक्शन हुआ था ये देख लीजिए। ठीक है, बस। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो अब प्रिंसली स्टेट से जो सीट्स थी, ठीक है, 93, वो तो वहीं से नॉमिनेट हो रहे थे डायरेक्टली। प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हेड्स थे वो नॉमिनेट कर रहे थे। यहाँ पे जो अदर ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी वो इलेक्ट कर रहे थे मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ये 3 कम्युनिटी में डिवाइडेड थी, तो हर कम्युनिटी के मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जैसे थे वो इसको इलेक्ट कर रहे थे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि प्रिंसली स्टेट से तो पूरे नॉमिनेशन थे और पार्टली इलेक्टेड थे ब्रिटिश इंडिया से। पर मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्ट होके आई थी। तो सबसे पहले तो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट हुए और वो इलेक्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। अब प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स तो खुद ही इलेक्ट होके लिमिटेड फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होके आए। मतलब उस समय राइट टू वोट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन गिवन टू पीपल बेस्ड ऑन देयर टैक्स, प्रॉपर्टी और अदर क्वालिफिकेशंस। इट वॉज नॉट फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड ही थी फ्रेंचाइजी। नाउ इलेक्शंस एंड एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या हुआ, ये किस किस पार्टी ने कितनी इसके लिए इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त में, किस पार्टी ने, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स ली और फिर उसके बाद 73 सीट्स मुस्लिम लीग की थी। टोटल 296 सीट्स ऐसे थी। जो प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेटेड थी वो भरी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो वी कैन से कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, इसमें हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, एंग्लो इंडियंस, पारसीज, इंडियन क्रिश्चियन, ST SCs, विमेन। इंपॉर्टेंट विमेन जो थी वो 15 विमेन मेंबर्स थी। उनके नाम भी दिए गए हैं, जिनके कुछ के नाम तो बहुत नोटेबल हैं। फॉर एग्जांपल विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, बेगम एजाज़ रसूल और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये नाम में से, इनमें से जो लास्ट के नेम्स मैंने पढ़े ये तो आपको फिर भी अभी भी पता होंगे। फाइन। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे। फिर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहली मीटिंग हुई थी December 9, 1946 में। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, इसलिए 207 मेंबर्स ने इसको ही अटेंड किया था, 208 कांग्रेस के ही थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। फर्स्ट मीटिंग स्टेट PCS वगैरह में पूछी जा सकती है, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा का नाम तो सबको याद होना चाहिए। फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए इनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। ये प्रेसिडेंट थे असेंबली के, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंटली इन्हें इलेक्ट किया गया था। ठीक है। फिर HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और बाद में सोचा गया कि हम लोग 2 वाइस प्रेसिडेंट्स रखेंगे, तो VT कृष्णमाचारी को भी इलेक्ट किया गया। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइन। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी December 9, 1946 में, और उसी के 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले डाउन किया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके क्या फंडामेंटल्स और फिलॉसफी हैं वो मेंशन थे। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें थी कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ठीक है, ऑल टेरिटरीज टू बी ए यूनियन ऑफ देम ऑल, ठीक है,
स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट विथ रेसिडुअरी पावर, एक तरह से सॉवरेन है, एक्सेप्ट पावर्स असाइन टू द यूनियन. ऑल पावर एंड अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी, freedom of thought, expression, belief, faith, vocation, association and action. Safeguards for minority, backward and tribal areas, depressed and other backward classes. Integrity and sovereignty, rights on land, sea and air. फिर contribution to promotion of world peace and welfare of mankind. ये सारे प्रोविजंस पढ़ने के बाद हमको प्रियम्बल से मिलता जुलता लग रहा है. तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसका मॉडिफाइड वर्जन ही तो प्रियम्बल है. ठीक है, इन्होंने 13 दिसंबर को ये रेजोल्यूशन मूव किया और 22 जनवरी 1947 अगले साल, ठीक है, जनवरी हो गई फिर 1947 में, तो ये अडॉप्ट हो गया यूनानिमसली विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड इसका मॉडिफाइड फॉर्म्स द प्रियम्बल. फाइन. अब वी नो दैट बीच में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से कुछ चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो क्या चेंजेस हुए वो देख लेते हैं. ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स ने ग्रेजुअली ज्वाइन कर लिया. ठीक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था असेंबली को. माउंटबेटन प्लान आया जून 3, 1947 में. मोस्ट अदर प्रिंसली स्टेट्स ने भी ले ली अपनी सीट्स. मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड. 3 changes were made by Independence Act in the position of assembly. सबसे पहले it became a fully sovereign body. ठीक है, could frame any constitution it pleased, empowered to abrogate or alter any law of the British Parliament including the Indian Independence Act. ये हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जब अभी पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पार्ट 2 में, तो देखा था ये. ठीक है. इट ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी. तो अभी हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है. इसमें मेंबर्स हैं, कुछ कांग्रेस ने जीते, कुछ मुस्लिम लीग ने. हमने देखा 296 और 93 है, कैसे कैसे इलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉमिनेशन हुआ है. उसके बाद एक चेयरपर्सन है राजेंद्र प्रसाद, 2 वाइस चेयरपर्सन्स हैं HC मुखर्जी एंड कृष्णमाचारी. तो फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. लेकिन यही बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी फंक्शन करेगी. 2 सेपरेट फंक्शन होंगे इसके. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना देख लिया और इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज. ठीक है, ये अलग अलग दिन पे ये काम करेंगे. तो इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया. सो व्हेन मीटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय GV मावलंकर. ठीक है. So remember, first time assembly met as Dominion Legislature 17th November 1947 में GV Mavalankar was elected as the speaker. ठीक है. तो it performed both the function. It was also framing laws for the independent Indian Dominion and also it was working as a constituent assembly. Muslim League members from areas included in Pakistan withdrew. तो टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की 299 हो गई. हमने देखा था 389 थी, जिसमें हमने 296 + 93 किया था. अब ये 299 हो गई. अब ये हो गए 229 प्रोविंसेस से. प्रिंसली स्टेट से हो गए 70. लार्जेस्ट प्रोविंस थी यूपी एज ऑलवेज, 55 मेंबर्स थे. और मैसूर लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था. ठीक है, 7 मेंबर्स थे. और फंक्शंस क्या परफॉर्म किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ये भी इंटरनेशनल रिलेशन में बता दिया जाएगा आपको. मई 1949 में किया. नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये पूछा जाता है स्टेट बेसिस में. तो अब ये याद कर लो, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 3 चीज़ें. एक तो गाना गाने वाली चीज़ें, चाहे एंथम हो चाहे सॉन्ग हो, इन्होंने गाना गा के इलेक्ट कर लिया अपने प्रेसिडेंट को. कब? 26 जनवरी के 2 दिन पहले. तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950. ठीक है. उसके बाद फ्लैग. ठीक है. सबसे पहले काम क्या होता है, कहीं पे भी आप जाते हो आप अपना झंडा लहराते हो, उसके बाद आगे गाते वाते हो ना. तो झंडा इन्होंने बहुत पहले ही लहरा दिया था. वो इन्होंने लहराया था जुलाई 1947 में. तो 3 साल लग गए गाना बनाने में.
ठीक है। तो जुलाई 22 1947 में आप ऐसे याद कर लो थोड़ा सोच के, ठीक है। तो दोनों गाने गाए और अपने प्रेसिडेंट को गाते गाते चूज़ कर लिया। कब? 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में। और नेशनल फ्लैग अगर ये PCS वगैरह में ऑप्शन में आ गया तो आप इस तरह से थोड़ा रिमेंबर कर लेना, ऑप्शन टिक करने में ईजी होगा, ठीक है। की स्टैट्स दिए हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। सबसे पहले तो 11 सेशंस थे इनके, 2 साल 11 महीने 18 दिन चला। ये भी PCS टिपिकल PCS क्वेश्चन है, UPSC में बहुत मुश्किल है ये आएगा, पर आप एग्ज़ाम के लिए अपने स्टेट एग्ज़ाम के लिए देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर स्टडीड 60 कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने पढ़े थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। टोटल एक्सपेंडिचर वो 64 लैक्स। फाइनल सेशन इनका 24 जनवरी 1950 में हुआ था, क्योंकि 2 दिन बाद तो 26 जनवरी थी अपना रिपब्लिक डे, ठीक है। कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो जब 26 जनवरी 1950 से लेके नया जनरल इलेक्शन जब इंडिपेंडेंट इंडिया क्या हुआ 1951-52 में, तब तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह इन्होंने एक्ट भी किया, ठीक है। अब हम लोग कमिटीज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 8 मेजर कमिटीज़ थी, कई सारी माइनर कमिटीज़ भी थी, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द माइनर कमिटीज़। सो फॉर द सेक ऑफ remembering the important things only, I have provided you with a list of important major committees। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चेयर करी, ठीक है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों को पता भी रहता है, इसमें डाउट नहीं रहता, तो ये तो आपको याद ही होगा मोस्टली, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हमें पता था कि इनको सबसे ज़्यादा पावर चाहिए थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन गए, और दूसरी चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह MN रॉय से अगले ही साल बोल दिया था। 1935 में ही इन्होंने कांग्रेस ने अपना एक्सप्रेस किया था, उसके बाद इन्होंने 1938 से बोलना शुरू कर दिया था। तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और पावर कमेटी तो चाहिए थी, तो ये 2 तो जवाहरलाल नेहरू की हो गई। उसके अलावा स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स कमेटी भी चाहिए, मतलब इनको ये बहुत पॉपुलर लीडर भी थे हर स्टेट में, तो आप ऐसे भी याद रख लो कि हर स्टेट में ये बहुत पॉपुलर लीडर भी थे, तो इन्हें स्टेट्स की कम्युनिटी भी चाहिए। तो पावर, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, ये 3 इन्होंने ले लिया था। ड्राफ्टिंग BR अम्बेडकर ले लिया था, 4 तो आपको याद हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के बचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वी ऑल नो दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल जो वहाँ पे प्रोविंसेस थे और उन्होंने ही प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डॉक्टर सरदार पटेल की थी, और फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया भी सरदार पटेल के अंडर थी। आप ऐसे भी याद कर लेना दैट ही वॉज अ वेरी हम्बल मैन। तो इनको फंडामेंटल राइट्स और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी, इसलिए इन्होंने फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ की वजह से भी इस कमेटी को हेड किया, ठीक है। नाउ कम्स, जो बचा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। हमें पता है ये चेयरमैन रहे हैं, तो रूल या प्रोसीजर बनाते रहे होंगे, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टीयर करना है, उसकी स्टीयरिंग चलाते रहे होंगे, तो ये काम राजेंद्र प्रसाद का था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन। तो अब आप एक बार इसे रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर लेना। सब कमिटीज़ अंडर एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये हमने देखा, इसके 5 सब कमेटी थे। अब हर सब कमेटी का कौन था चेयरमैन, ये भी देख लो आप। फंडामेंटल राइट्स का JB कृपलानी, माइनॉरिटीज़ का HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ इन असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ के गोपीनाथ बरदोलोई, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ अदर देन असम AV ठक्कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। आई डोंट थिंक सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट रिमेंबर दिस, बट प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। नाउ कम्स द ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है
29 अगस्त 1947 को ही बन गई थी, मतलब 15 अगस्त के 15 दिन के अंदर ही बना दी गई थी। ठीक है, इसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी चीज़ के मेंबर्स के नाम भी याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। यूपीएससी में तो नहीं, स्टेट पीसीएस में ये ज़रूर पूछा। ये वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड ही फैक्ट्स हैं इसमें, इसीलिए इसको बस रीड आउट ही कर सकते हैं, ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता। तो आप नाम एक बार सबके देख लो, ठीक है, और सबके नाम आप याद कर लो। यहाँ तक कि इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किसको रिप्लेस किया। ठीक है, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो अयंगर अय्यर वाले तो थे। के एम मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, इन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था, और टी टी कृष्णमाचारी जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वाइस चेयरमैन, इन्होंने डी पी कैतान को रिप्लेस किया था। दीज नेम्स ऑल्सो यू शुड हैव इन माइंड। ठीक है, सादातुल्ला, के एम मुंशी, लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड इन February 1948, मतलब 15 दिन के अंदर इसको बना दिया और अगले साल इसका ड्राफ्ट दिया गया। पब्लिक गिवन 8 months टू डिस्कस। आफ्टर पब्लिक कमेंट्स क्रिटिसिज्म, सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ अक्टूबर में। ड्राफ्टिंग कमिटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, सैट फॉर ओनली 141 days। ये दीज आर द फैक्ट्स रिलेवेंट फॉर स्टेट एग्जाम्स। एक कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी भी थी। ठीक है, कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी को जुलाई 8, 1946 पहले ही अपॉइंट कर लिया गया था। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। अब इसके मेंबर्स जो थे ये अब इसमें आसिफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, कृष्णा कृपलानी कोऑप्टेड एज मेंबर एंड कन्वीनर। तो आप देख लो, इसको आप बहुत याद नहीं कर सकते, पर हाँ इसके चेयरमैन को याद रख लेना, जवाहरलाल नेहरू को याद रख लेना। इसकी 2 ही सेटिंग्स हुई थी, वो भी आई डोंट थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रोसीजर फॉर असेंबली अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज ड्राफ्टेड अ रेजोल्यूशन क्लोजली रिजेंबल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी थी। ग्रीनविल ऑस्टिन ने इस कमेटी के बारे में कहा था, इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फाइन। नाउ कम्स द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन फैक्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग कब हुई मुझे नहीं पता, हाउ मच यू विल रिमेंबर। सेकेंड रीडिंग, थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड November 26, 1949. Everybody knows it is November 26, 1949. Received signature of members and president. 299 में से 284 प्रेजेंट थे और उन्होंने साइन किया था। तो जब November 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो उसमें प्रियम्बल थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, प्रियम्बल वी नो इट वॉज इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। 9 नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, ये अब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग 2015 से। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 2015 रिसेंटली। तो अब से इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पायलट किया था, तो इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है, क्योंकि मेन काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है। फाइन। सम प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन November 26, 1949 ओनली। कुछ प्रोविजंस थे, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये सब आ चुके थे। ठीक है, रिमेनिंग प्रोविजंस आए मेजर पार्ट 26 जनवरी 1950 को आया, जिसको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। क्यों 26 जनवरी है? क्योंकि 1930 में एग्जैक्टली 20 साल पहले पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द लाहौर सेशन रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसलिए लाहौर सेशन तो हुआ था आपका दिसंबर 1929 में, लेकिन उसमें डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, इसलिए।
ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, बिगिन हुआ, तब हम लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनको रिपील कर दिया, ठीक। नाउ द क्रिटिसिज्म फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या थे। लोग कहते हैं इट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्योंकि नॉमिनेटेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे थी, ठीक है। सॉवरेन बॉडी नहीं थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आई थी और सेशंस भी ब्रिटिश के परमिशन से होते थे। टाइम कंज्यूमिंग था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन गया, लेस देन 4 महीने में। दैट इज़ वाई नसरुद्दीन अहमद सेड ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ नोन एज द ड्रिफ्टिंग कमेटी। अपने काम से दे वर ड्रिफ्टिंग। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, 208 members. Greenway Lostel said the Constituent Assembly was a one-party body in an essentially one-party country. The Assembly was Congress and Congress was India. Lawyer politician का domination था, other sections नहीं थे. Hindus were dominated, a body of Hindus, ये बोला था विस्काउंट साइमन ने. विंस्टन चर्चिल ने बोला था only one major community in India को represent किया इसने. Now what are the other important facts? Seal or symbol of Constituent Assembly was elephant. Okay. Constitutional advisor या legal advisor कौन थे? B.N. Rao. Secretary to the Constituent Assembly H.V.R. Iyengar. Chief Draftsman S.N. Mukherjee. कैलीग्राफी किसने करी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने. ये हैंड रिटन था इटैलिक स्टाइल में. ब्यूटिफिकेशन या डेकोरेशन किसने किया? शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा. प्रीएम्बल को किसने ब्यूटिफाई किया? इन्होंने ही किया. ब्यूटिफिकेशन का काम इन्होंने ही किया था, ठीक है. हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य और इसको डेकोरेट नंदलाल बोस ने किया. अब इन्होंने 2 काम ऑलरेडी कर दिया है, एक तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को डेकोरेट कर दिया है, तो नंदलाल बोस ने फिर हिंदी वाले वर्जन को भी किया, ठीक है. फादर तो हमें पता ही हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर. इट वॉज डिक्लेयर्ड इन November 19, 2015, ठीक है. फाइन. सो दिस इज अगेन you cannot help it but learn it, right? Hindi text of the Constitution. There was originally no provision for an authoritative text of Constitution in Hindi. तो 58th Constitution Amendment Act 1987 में उसने आर्टिकल 394A इंसर्ट किया, ठीक है, लास्ट पार्ट में, पार्ट 22 में, और बोला कि प्रेसिडेंट शैल कॉज the publication of translation of Constitution in Hindi with necessary conformity with central acts. Translation in Hindi of every amendment made in English. Fine. कोई भी amendment होगा Constitution में, English में होगा तो उसका हिंदी में publication translate करके, और original Constitution का भी translation हिंदी language में करना है, ठीक है. President will authorize. ये 394A के अंडर आता है, अंडर पार्ट 22. पब्लिश ट्रांसलेशन शुड हैव सेम मीनिंग एज ओरिजिनल टेक्स्ट. ऑब्वियसली मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसलेटिंग, बट इंग्लिश वर्जन शुड प्रिवेल इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी. फाइन. सो ये आर्टिकल्स हैं. शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, दिस इज़ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, एंड 395 इज़ रिपील्स. So this is all about this chapter. This chapter is purely, nothing is there in it except for remembering and learning up the facts, so you can't help much here, but keep revising it, especially before your state PCS examinations, prelims examination, because they ask such facts. So this piece of this 6-7 pages you can just go through. Okay, so thank you very much. Tomorrow we'll come up with another chapter. Initially the chapters are more factual, but इसके बाद the polity will become interesting. We will start with fundamental rights. Okay, so thank you very much.